हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं दिनेश चौधरी। पिछली जो क्लासें थी उन क्लासों में अपन ने जो एनिमल ब्रीड्स थी उनके बारे में अच्छी तरीके से पढ़ लिया था। गाय की नस्लों के बारे में पढ़ लिया था, भैंसी की नस्लों के बारे में पढ़ लिया था, भेड़ की नस्लों के बारे में, बकरी की नस्लों के बारे में और ऊंट की नस्लों के बारे में अच्छी तरीके से अपन ने उनकी जो भी विशेषताएं थी, स्पेशलिटीज थी, उनके बारे में अच्छी तरीके से जानकारी प्राप्त कर ली थी। आज अपन जो नया टॉपिक है अपना उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज का जो अपना टॉपिक होगा वो अपना है जो एनिमल डिजीज है, जो पशुओं में होने वाले रोग है उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले तो रोग या बीमारी कहते किसे हैं, इस बात की अपन बातें करते हैं। देखिएगा, रोग या बीमारी की अगर अपन बात करें तो अगर पशु जो सामान्य दैनिक क्रियाएं हो रही है अगर उनसे अलग क्रिया या प्रतिक्रिया करता है तो समझ जाना चाहिए कि पशु बीमार या फिर रोग है, पशु के किसी प्रकार का कोई रोग हो सकता है। ठीक है, तो जनरली अगर अपन रोगों के बारे में बात करें तो पशुओं में अलग अलग प्रकार के रोग हो सकते हैं। जैसे वायरस द्वारा भी कोई रोग फैल सकता है, बैक्टीरिया द्वारा भी कोई रोग फैल सकता है, विभिन्न परजीवियों द्वारा जैसे प्रोटोजोआ जनित रोग भी हो सकते हैं, अंतः परजीवी और बाह्य परजीवियों के द्वारा भी रोग हो सकते हैं। कुछ रोग ऐसे भी होते हैं जो उनको जन्मजात भी मिल जाते हैं। ठीक है, और कुछ रोग ऐसे होते हैं जो विभिन्न प्रकार के अपन मान लीजिएगा किसी भी तत्व की कमी के कारण कोई रोग हो सकता है, या कोई उपापचय क्रियाओं के द्वारा भी कोई पशु में रोग हो सकता है। तो इन विभिन्न प्रकार के रोगों के बारे में अपन वर्गीकरण के साथ साथ पढ़ेंगे कि कौन सा बैक्टीरिया के द्वारा होता है, कौन सा वायरस के द्वारा होता है और कौन सा जो रोग होता है वो जन्मजात होता है, कौन सा उपापचय क्रियाओं के कारण और प्रोटोजोआ के कारण होता है। इन सभी रोगों के बारे में अच्छी तरीके से अपन पढ़ते हैं। तो चलिएगा देखते हैं आज अपन रोगों के बारे में। सबसे पहले एनिमल डिजीज। अच्छा, एनिमल डिजीज पढ़ने से पहले अपन थोड़ा सा इतना जान लेते हैं कि जो रोगी पशु होता है और जो स्वस्थ पशु होता है उनमें डिफरेंट क्या होता है। देखिएगा भैया, अगर कोई रोगी पशु है, देखिए अपन एक पेज पे ले लेते हैं। हाँ, मान लीजिएगा रोगी पशु, ये तो है रोगी पशु और इधर अपन लिख देते हैं स्वस्थ पशु। इन दोनों में आपको डिफरेंट का पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, रोगी पशु और स्वस्थ पशु में अगर अपन डिफरेंट की बात कर लेते हैं तो इनमें क्या क्या डिफरेंट होता है ये जानना अपने लिए बहुत ही जरूरी है। देखिएगा भैया, रोगी पशु जो होता है वो झुंड से अलग रहता है, झुंड से अलग रहता है। कहने का मतलब यह है, अगर कोई पशु रोगी है, अगर उसमें किसी प्रकार की कोई बीमारी हो गई है तो वो झुंड से अलग रहना पसंद करता है, झुंड में रहना पसंद नहीं करता है। स्वस्थ पशु झुंड में रहता है, ये बिल्कुल सही बात है कि अगर कोई स्वस्थ पशु है तो वो झुंड में रहना पसंद करता है। स्वस्थ पशु झुंड में रहना पसंद करता है, क्लियर भैया? बताया जा सकता है कि अगर कोई रोगी पशु है तो वो झुंड से अलग रहना पसंद करता है और अगर कोई स्वस्थ पशु है तो वो झुंड में रहना पसंद करता है। क्लियर? देखो, दूसरी अपन बात करते हैं तो जो रोगी पशु होता है वो जुगाली करना बंद कर देता है। जुगाली करना क्या कर देता है? बंद कर देता है। अगर पशु में किसी प्रकार का कोई रोग या बीमारी हो गई है तो वो जुगाली करना, जुगाली जानते हो, सारे दिन उनका मुंह चलता रहता है, तो वो जुगाली करना क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। जबकि अगर कोई स्वस्थ पशु है तो जुगाली करना बंद नहीं करता है ना, बंद नहीं करता। ठीक है, दूसरे अपन बात करें कि और ऐसा क्या सिम्टम्स हो सकता है जिससे अपन को पता चल जाए कि भैया पशु में रोग है या पशु किसी बीमारी से ग्रसित है। तो देख लीजिएगा, अगर श्वसन गति या नाड़ी गति व शरीर का जो तापमान है, तापमान सामान्य से कम या अधिक, अगर बॉडी का जो टेम्परेचर है
वो या तो कम हो जाएगा या फिर ज्यादा हो जाएगा। या अपन बात कर लें कि उसकी जो नाड़ी गति और श्वसन गति है वो सामान्य से कम या ज्यादा हो जाती है, तो अपन ये पता कर सकते हैं कि भैया जो पशु है वो क्या है, बीमार है। ठीक है, अगर ये चीजें सारी श्वसन गति, श्वसन व नाड़ी गति सामान्य व तथा शरीर का तापमान भी क्या होता है भैया, सामान्य। जनरली अगर अपन बात कर ले तो भाई ये लक्षणों को देखकर अपन पशु का पता लगा सकते हैं कि ये पशु बीमार है या पशु स्वस्थ है। तो इन चीजों के अतिरिक्त देखो, सबसे पहले अपन ने बता दिया पशु झुंड से अलग रहेगा, एकांत में रहना पसंद करेगा, तो वो बीमार माना जाएगा। ठीक है, उसको मान ले सकते हैं कि ये बीमार है। सामान्य पशु लगातार जुगाली करता रहता है, अगर उसने जुगाली करना बंद कर दी तो डेफिनेटली अपन कह सकते हैं कि पशु बीमार हो गया। अगर उसकी नाड़ी गति, ठीक है, या उसकी श्वसन गति की बात कर लेते हैं, या फिर उसकी बॉडी के टेम्परेचर की बात कर लेते हैं, जो उनका नॉर्मल टेम्परेचर होता है उनसे ये सारी जो गतिविधि है वो कम या ज्यादा हो जाती है, तो डेफिनेटली अपन मान सकते हैं कि पशु में किसी ना किसी प्रकार की बीमारी है या पशु बीमार हो गया है। या अपन माने उसकी जो आंखें होती है वो नम हो जाती है, जो त्वचा होती है वो चमकीली नहीं रहती है। ठीक है, पशु सुस्त दिखाई देता है आपको, तो ये डेफिनेटली अपन बता सकते हैं कि पशु क्या हो गया, बीमार हो गया है। ठीक है, दूसरी, जो स्वस्थ पशु रहेगा उसकी जो आंखें हैं वो चमकीली रहेगी, क्लियर, और जो पशु की जो क्रिया प्रतिक्रिया रहेगी वो बिल्कुल फुर्तीली रहेगी। ठीक है, तो उसको अपन कह सकते हैं कि ये स्वस्थ पशु है। तो इन विभिन्न क्रियाओं के द्वारा अपन पता लगा सकते हैं, भाई ये कारकों को देखकर अपन ये बता सकते हैं कि पशु बीमार है या पशु स्वस्थ है। तो चलिएगा अब अपन पशु के विभिन्न रोगों के बारे में बात करते हैं, देखते हैं कौन कौन से जो रोग है वो पशुओं में फैलते हैं। चलो भैया, हाँ, सबसे पहले देखो पशुओं की प्रमुख बीमारियां। पशुओं की प्रमुख बीमारियों में सबसे पहले अपन बात करते हैं जीवाणु जनित बैक्टीरियल जो डिजीज है उनके बारे में अपन बात कर लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी है जो विभिन्न जीवाणुओं के द्वारा बीमारियां फैलती हैं। तो देखो भैया, जीवाणुओं के द्वारा फैलने वाली जो बीमारियां सबसे पहले इंपॉर्टेंट आती है एंथ्रेक्स। कौन सी आती है? एंथ्रेक्स जो बीमारी है वो जीवाणुओं के द्वारा पशुओं में फैलती है, बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है, दूसरी अपन बात करें लंगड़ी बुखार, ब्लैक क्वार्टर या इसको चुरचुरा रोग भी कहा जाता है। अच्छी तरीके से विभिन्न रोगों के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। अभी अपन ये जान लेते हैं कि कौन सा रोग बैक्टीरिया के द्वारा होता है, कौन सा वायरस के द्वारा होता है और कौन सा प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। तो इसको ब्लैक क्वार्टर के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा आ जाता है गलघोटू, फिर आ जाता है फड़किया, फिर आ जाता है थनैला मेस्टाइटिस, फिर आ जाता है निमोनिया, उसके बाद क्षय रोग टीबी जिसको अपन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ब्रुसेलोसिस, बैक्स डिजीज इसको कहा जाता है, टिटनस और सफेद दस्त। ये सारे के सारे जो रोग है वापस देख लीजिएगा। इनमें से जो इंपॉर्टेंट है एंथ्रेक्स, ब्लैक क्वार्टर और गलघोटू, फड़किया, थनैला और निमोनिया और क्षय रोग और ब्रुसेलोसिस और टिटनिस और सफेद दस्त। ये सारे के सारे रोग किसके द्वारा होते हैं भैया? बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं। इनमें से मेन इंपॉर्टेंट अपना ये एंथ्रेक्स होता है, ब्लैक क्वार्टर भी होता है और गलघोटू भी, फड़किया और थनैला। इन रोगों के बारे में सबसे ज्यादा ब्रुसेलोसिस, निमोनिया, क्षय रोग इनके बारे में बहुत ही कम पूछा जाता है। अपने जो थनैला तक काफी ज्यादा पूछा जाता है। इनका सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है रोग कारक या ये होने वाला कारक कि किसके कारण हो। अब आपको पूछ ले क्वेश्चन, आपको कैसे भी पूछा जा सकता है, निम्न में से जीवाणु जनित रोग हैं, तो आपको इन रोगों का पता रहना चाहिए कि ये सारे के सारे रोग किसके द्वारा होते हैं? बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं। तब अपन उसका सही आंसर दे सकते हैं। आपको पूछ लिया कि जो थनैला रोग है, थनैला रोग किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ या इनमें से कोई नहीं। तो आप अच्छी तरीके से बता सकते हो कि भैया थनैला जो रोग होता है वो बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो अच्छे से आपको ये बताना है। क्लियर? आगे अपन बात करते हैं। देखिएगा, ये तो सारे के सारे कौन से हो गए? अपने बैक्टीरियल डिजीज हो गए। आगे अपन बात कर लेते हैं। आगे अपने आ जाता है विषाणु जनित, वायरस जनित जो रोग है। वायरस जनित जो रोग है वो कौन कौन से है जो वायरस के द्वारा फैलते हैं? इनको वायरल डिजीज भी कहा जा सकता है। पहला आता है अपना पशु प्लेग, इसको पोकनी माता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आहार नाल में इसमें क्या हो जाता है? छाले हो जाते हैं। अब ये अपन सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। इसको क्या कहा जाता है? दूसरा नाम इसका रिंडर पेस्ट, दूसरा नाम क्या होता है?
रिंडरपेस्ट। आगे अपन बात करते हैं खुरपका मुंह पका रोग, इसको अपन शॉर्ट रूप में बोलते हैं FMD डिजीज, फुट एंड माउथ डिजीज। इसमें जो पशु होता है उसके पैर और मुंह में क्या हो जाते हैं भैया, छाले हो जाते हैं। क्लियर, नाम से भी पता चल जाता है कुछ रोगों का। तो अड़ैया बुखार, इसको 2.5 साल का बुखार भी कहा जाता है। कौन सा, 2.5 साल का बुखार होता है भैया, ये क्या होता है, 2.5 साल का बुखार अड़ैया बुखार कहा जाता है। क्लियर, अभी बता सकते हैं अपन, ये जुगाली करने वाले पशुओं में सबसे ज्यादा होता है। और फिर आता है रेबीज। रेबीज होता है अपने पागलपन, क्या कह सकते हैं, पशुओं में इसको पागलपन भी कहा जा सकता है। क्लियर, और उसके बाद आ जाती है स्वाइन फीवर, ये ज्यादातर सुअरों में होती है। किसमें होती है, सुअर में। क्लियर, तो ये सारे के सारे जो डिजीज है वो सारे के सारे वायरल डिजीज है ना, वायु के द्वारा भी फैल सकते हैं। ठीक है, वायरल डिजीज का मतलब क्या हो गया, वायु के द्वारा, वायरस के द्वारा फैलने वाले डिजीज। क्लियर, तो इनके बारे में अपन बता सकते हैं। विषाणु जनित बीमारियां आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन, निम्न में से वायरस जनित रोग है, तो आप ये नाम आपको दिखे तो सारे के सारे क्या आ जाएंगे, अपने वायरस जनित आ जाएंगे। पशु प्लेग, खुरपका मुंह पका रोग, अड़ैया बुखार, रेबीज और स्वाइन फीवर, ये सारे के सारे अपने कौन से आ जाएंगे, सारे अपने वायरस जनित आ जाएंगे। आजकल लंपी वाला भी चल रहा है ना, लंपी डिजीज भी चल रहा है। ठीक है, पशुओं में लंपी डिजीज भी क्या है, एक वायरस जनित है। ठीक है, लंपी, लंपी ये भी एक तरीके का क्या है, वायरस जनित ही रोग है, बताया जा सकता है। क्लियर, आगे देखिएगा, अपन बात करते हैं, ये हो गए वायरस जनित और बैक्टीरियल जनित। अब आ जाते हैं प्रोटोजोआ जनित। प्रोटोजोआ जनित 2 प्रकार के हो जाते हैं, अंतः परजीवी और बाह्य परजीवी। इन दोनों के बारे में अपन को जानना जरूरी है। देखो प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ में छोटे छोटे जीव आते हैं, चिचड़ी वगैरह, माइट्स वगैरह आपने अच्छी तरीके से देखे होंगे। ठीक है, देखो ये 2 प्रकार के होते हैं। पहली बात कर लेते हैं बाह्य परजीवी। बाह्य परजीवियों में सबसे पहला आता है टिक फीवर। टिक फीवर का दूसरा नाम क्या हो जाता है, चिचड़ी ज्वर। चिचड़ी आपने देखी होगी, पशुओं के जो मांसल भाग होते हैं, जैसे पैरों के नीचे वाले गुद्देदार भाग में या पूंछ के नीचे वाले गुद्देदार भाग में आपने देखा होगा चिचड़ी चिपकी रहती है। ठीक है, वो अंदर घुस जाती है धीरे धीरे। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, चिचड़ी ज्वर कहा जाता है। ठीक है, जू प्रकोप, पिस्सू, ये होता पिस्सू, माइट्स, ये सारे क्या है, अपने बाह्य परजीवी होते हैं जो पशुओं में कौन से रोग फैला देते हैं भैया, टिक फीवर या चिचड़ी ज्वर फैला देते हैं। ठीक है, ये अपन अच्छी तरीके से बता सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं अंतः परजीवी। इनमें आता है सबसे पहला फीताकृमि, दूसरा आता है एस्केरिस, तीसरा आ जाता है गोलकृमि जो सर्रा रोग फैलाता है, फेस्टियोलाइसिस है ना, थैलियोसिस और लाल पेशाब। ये जो सारे रोग होते हैं वो अंतः परजीवियों के कारण होते हैं। ठीक है, जो पशुओं के आंतों में रहने वाले जो परजीवी होते हैं उनके कारण ये रोग फैलते हैं। कभी कभार आपने देखा होगा जब पशु छींकता है तो उसके छींक के साथ साथ कीड़े भी बाहर निकलते हैं, वो अंतः परजीवी होते हैं सारे के सारे। ठीक है, आगे अपन बात कर लेते हैं चयापचय रोग, है ना। चयापचय रोगों के ऊपर अगर बात कर लेते हैं, उपापचय रोग, ये क्या आ जाते हैं, मेटाबॉलिक डिजीज आ जाते हैं। जैसे दुग्ध जवर, जो अपना दुग्ध जवर है वो कैल्शियम की कमी के कारण होता है। किसके कारण होता है, कैल्शियम की कमी के कारण। और जो कीटोसिस होता है, कीटोसिस भी एक क्या है, उपापचयी रोग है। और उपापचयी रोग में अगर अपन बात करें तो ये कार्बोहाइड्रेट के असंतुलन के कारण पशुओं में हो जाता है। तो इन रोगों को अपन अच्छी तरीके से बता सकते हैं। जन्मजात रोग, फ्री मार्टिन। फ्री मार्टिन का मतलब यह है कि भैया इसमें एक पशु, एक बछड़े के साथ दूसरा बछड़ा फ्री में आता है। कहने का मतलब जुड़वा जो बछड़े होते हैं उनमें से जो मादा बछड़ा होता है वो बांझ बनाता है, उसमें क्या होता है, वो बांझ होता है। ठीक है, बता सकते हैं फ्री मार्टिन में क्या होता है कि भैया जो मादा पशु, दो इसमें क्या होता है, 2 बच्चे एक साथ जन्म लेते हैं, उनमें से एक जो मादा पशु होता है वो बांझ होता है। ठीक है, उसमें बांझपन होता है। क्लियर, बताया जा सकता है अच्छी तरीके से। तो ये हो गए अपने प्रोटोजोआ जनित रोग, ये हो गए अपने चयापचयी या उपापचयी रोग, और ये हो गए अपने जन्मजात रोग। अच्छी तरीके से इनको अपन बता सकते हैं। क्लियर, ये तो अपन ने इनके बारे में पढ़ लिए। पहला अपन ने पढ़ा जीवाणु जनित। जीवाणु जनित अच्छी तरीके से अपन बता सकते हैं कौन कौन से होते हैं, उनका अपन को पता होना चाहिए। दूसरा अपन ने पढ़ा वायरस जनित, वायरस जनित। क्लियर, तीसरा अपन ने जो पढ़ा वो पढ़ा भैया प्रोटोजोआ जनित, प्रोटोजोआ जनित रोग। ठीक है, और तीसरा अपन ने पढ़ा, चौथा जो अपन ने पढ़ा उपापचयी रोग या चयापचयी रोग, मेटाबॉलिक। ठीक है, अच्छी तरीके से अपन
बता सकते हैं। ई में अपन ने बताया कौन से आ जाएंगे अपने, जन्मजात रोग आ जाएंगे। क्लियर। इन रोगों के बारे में अपन अच्छी तरीके से बता सकते हैं। आपको ये सबसे पहले पता होना चाहिए कि कौन सा रोग जन्मजात रोग है, कौन सा रोग वायरस जनित है, कौन सा बैक्टीरिया के द्वारा हो रहा है। अगर इन सभी का आपको पता है तो डेफिनेटली आपका एक क्वेश्चन कोई गलत नहीं कर सकता, क्योंकि पहला जो जनरली क्वेश्चन है वो यहीं से ही पूछा जाता है। ठीक है, कि वायरस, निम्न में से वायरस जनित रोग कौन सा है, निम्न में से जीवाणु जनित रोग कौन सा है। तो आपको इनको अच्छी तरीके से देखना होगा। ओके, आगे अपन बात करते, देखिएगा एक एक रोगों के बारे में अपन बात करते हैं। पहले अपन बात कर लेते हैं जीवाणुओं द्वारा होने वाले रोग, बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले रोगों के बारे में अपन बात कर लेते हैं। देखिएगा, सबसे पहला अपना इसमें मुख्य रोग आता है कौन सा, एंथ्रेक्स। कौन सा आ जाता है, एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स के देखो आपको सिम्टम्स दिखाई देंगे, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहले इसका जो उपनाम है, इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको स्पेनिक फीवर, गिल्टी रोग, जहरी बुखार, प्लीहा ज्वर, विषहरी, बावला और तिल्ली रोग के नाम से इसको जाना जाता है। इसके सारे नाम आपको याद रखने, स्पेनिक फीवर, गिल्टी रोग, जहरी बुखार, प्लीहा ज्वर, क्योंकि इसमें जो अपना प्लीहा होता है ना, वो क्या हो जाता है, उसकी लंबाई बढ़ जाती है। विषहरी, बावला, पशु इस रोग में पागल सा हो जाता है। तिल्ली ज्वर, तिल्ली रोग इसको कहा जाता है। अच्छा, ये होता किसके कारण है, इसको फैलाने वाला जो बैक्टीरिया है उसका क्या नाम है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि एंथ्रेक्स रोग को फैलाने वाला जो बैक्टीरिया है उसका क्या नाम होता है, तो उसका नाम होता है भैया बेसिलस एंथ्रेसिस। क्या होता है, बेसिलस एंथ्रेसिस। देख लीजिएगा, ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के कारण एंथ्रेक्स रोग फैलता है, बताया जा सकता है। देखो, अब इसके सिम्टम्स की बात कर लेते हैं कि भैया अगर पशु में एंथ्रेक्स रोग है तो अपन को कैसे पता चले कि उसमें एंथ्रेक्स रोग है। तो इसके सिम्टम्स की बात करते हैं। देखिएगा, ये रोग जुगाली करने वाले पशुओं में होता है। इंपॉर्टेंट है, जुगाली करने वाले पशुओं में ही सबसे ज्यादा ये रोग फैलता है। ऊन की फैक्ट्रियों में काम करने वाले मनुष्य में फैल जाता है, इसलिए इसे वूल सॉल्टर रोग भी कहा जाता है। सॉल्टर मतलब, कहने का मतलब ये कि ऊन की फैक्ट्रियों में अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो ये पशुओं से ऊन के साथ बैक्टीरिया चले जाते हैं और उन बैक्टीरिया के कारण ये मनुष्य में भी ये रोग फैल जाता है। ठीक है, ये रोग गर्मियों में अधिक होता है। क्यों, क्योंकि भैया सर्दियों में जब सर्दियों में बैक्टीरियाओं की जो क्रियाशीलता है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। भेड़ों का मुख्य रोग है एंथ्रेक्स, जो रोग है वो मुख्य रूप से भेड़ों में पाया जाता है तथा ऊन के माध्यम से मानव में फैलने वाला रोग है। ठीक है, पशुओं से मनुष्य में फैलने वाला रोग, मुख्य पशुओं से मनुष्य में फैलने वाला रोग कौन सा है, एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स भी है और इसके साथ एक अपना और आता है जो ब्रुसोलोसिस है, उसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो एंथ्रेक्स पशुओं से मनुष्य में फैलने वाला रोग कौन सा है, एंथ्रेक्स। बताया जा सकता है किस तरीके से फैलता है, उनके साथ बैक्टीरिया चले जाते हैं, फैक्ट्रियों में काम करने वाले व्यक्तियों में ये रोग फैल जाता है। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं। देखिएगा, इसे वुल सॉल्टर डिजीज के नाम से भी जाना जाता है, ये चीज अपन ने पढ़ ली। ये रोग मुर्गियों में कभी नहीं होता। ये आपको अगर कोई कहे कि भैया एंथ्रेक्स मुर्गियों में भी होता है कि नहीं होता, मुर्गियों में एंथ्रेक्स कतई नहीं होता। ठीक है, इसके लक्षण देखिएगा, इसके सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। शरीर के सामान्य छिद्रों जैसे नाक, मुंह, गुदा इत्यादि से काला रक्त निकलता है। मैंने आपको डायग्राम में दिखाया, देखिएगा, ये देखिएगा, यहां पे ये जो ब्लैक ब्लड है वो बाहर निकलता हुआ दिखाई आपको देता है। कोई भी ऐसा भाग, छिद्रजार भाग पशु का जिससे क्या निकलेगा, ब्लैक अगर ब्लड निकलता है तो अपन को समझ जाना चाहिए कि पशु में कौन सा रोग है, एंथ्रेक्स रोग है। क्लियर, बताया जा सकता है। देखिएगा, हाँ, ये लक्षण इसका मुख्य होता है। तेज बुखार हो जाता है, मतलब शरीर का जो तापमान है वो सामान्य से बढ़ जाता है, जिसके कारण लिम्फ ग्रंथि सूज जाती है। लिम्फ जो ग्रंथि आती है पशुओं में वो सूज जाती है। क्लियर, इसके कारण ये मुख्य डिजीज अपन बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला पड़ते हैं, बताया जा सकता है। इसमें आगे देखिएगा, इसका जीवाणु खुले वातावरण में आने पर स्पोर का निर्माण कर लेता है और वर्षा तक नष्ट नहीं होता। पशु के शव का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता। अगर ये रोग हो जाता है तो पशु का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता। अगर पोस्टमार्टम कर दे तो बैक्टीरिया काफी ज्यादा फैल जाते हैं। रोकथाम, इसकी रोकथाम के लिए अपन क्या करते हैं, प्रारंभ में एंटी एंथ्रेक्स सीरम का
अंतःशिरा इंजेक्शन लगाया जाता है। क्या कर लिया जाता है भैया, प्रारंभ में जब शुरुआत में ये रोग फैलना शुरू कर देता है उस समय एंटी एंथ्रेक्स सीरम का अंतःशिरा, ठीक है, एक तो अंतःपेशी होता है और एक अंतःशिरा इंजेक्शन होता है, ठीक है। तो इसमें क्या कर दिया जाता है, अंतःशिरा इंजेक्शन लगा दिया जाता है। चलो ठीक बात है, एंथ्रेक्स के बारे में अपन बता सकते हैं। एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन का टीका आशावित क्षेत्रों में, मतलब आपको लगे कि ये रोग यहाँ पे फैल सकता है तो उन क्षेत्रों में एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन का क्या लगवा देना चाहिए, टीका लगवा देना चाहिए, जिसके कारण क्या होता है, पशुओं में इसके प्रति प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न हो जाती है। और ये टीका कब लगाया जाता है, जुलाई अगस्त माह में लगाया जाता है। कब लगाया जाता है, जुलाई अगस्त माह में लगाया जाता है। और इस टीके की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो कितने वर्ष की होती है भैया, 1 वर्ष की होती है। एंथ्रेक्स वैक्सीन, स्पोर वैक्सीन का जो टीका लगाया जाता है उसकी जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो 1 वर्ष की होती है, बताया जा सकता है। आगे अपन बात करते हैं, देखिएगा आगे रोग आ जाता है दूसरा, गलघोटू। दूसरा बैक्टीरियल डिजीज है और इसका नाम क्या होता है, हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया, सेप्टिसीमिया, ठीक है। उपनाम इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, घुड़का, किस नाम से, एचएस इसका गलघोटू का जो नाम है वो पूरा नाम क्या होता है, हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया, ठीक है। इसके अन्य क्या नाम है, देखिएगा, घुड़का नाम से जाना जाता है, घोटकू नाम से जाना जाता है, नाविक ज्वर बोला जाता है, शिपिंग फीवर बोला जाता है। यह भी जुगाली करने वाले पशुओं में सबसे ज्यादा होता है, बता सकते हैं। और सबसे ज्यादा किस में होता है, अपने भैंस में। इसमें क्या होती है, गले से श्वास लेने में पशु को तकलीफ हो जाती है और पशु की जो मुंह से घुर घुर की आवाज आती है, इसलिए इसको घुड़का नाम से भी जाना जाता है। देखिएगा, पशु देखो मुंह खोल रखा है और श्वास लेने में इसको तकलीफ हो रही है, घुर घुर की आवाज निकालता है, इसलिए इसको घुड़का रोग कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें गला घोट दिया जाता है। अगर आपका गला घोट दिया जाए तो आपको श्वास लेने में तकलीफ होगी कि नहीं, तो इस रोग में पशु का गला घुट जाता है, ठीक है, और उसको श्वास लेने में तकलीफ होती है, इसलिए वो गुरगुर करता है और आपको दिखाई दे रहा है पशु, देखिएगा गुरगुर करता हुआ आपको, ओके। देखिएगा आगे बात करते हैं, ये किसके कारण होता है, तो ये भैया इसका जो रोग कारक है पास्चुरेला मल्टीसोडा। इस जीवाणु को सर्वप्रथम बोलिंगर नामक वैज्ञानिक था जिसने 1878 व किट ने 1885 में यूरोप में देखा। ये रोग कहां पे देखा था, 1878 में और 1885 में यूरोप में इस रोग को देखा गया था। ये मुख्य रूप से देखो मल्टीसोडा पास्चुरेला जो इसका बैक्टीरिया है उसके द्वारा, अगर गाय में ये फैलता है तो किसके द्वारा फैलता है, पास्चुरेला बोविस सेप्टिका, किसके द्वारा, पास्चुरेला बोविस सेप्टिका। अगर ये भैंस में फैलता है तो इसका जो रोग कारक है वो पास्चुरेला बुबेली सेप्टिका, कौन सा है, बुबेली सेप्टिका। तो दोनों को ध्यान रखना, अगर भैंस में फैल रहा है तो पास्चुरेला बुबेली सेप्टिका, और अगर गाय में फैल रहा है तो पास्चुरेला बोविस सेप्टिका के द्वारा ये रोग फैलता है, बताया जा सकता है। भैंस में मुख्य रूप से 2 से 3 वर्ष की उम्र में ये रोग सबसे ज्यादा फैलता है। अगर पशु जो भैंस है वो 2 से 3 वर्ष की है तो उसमें इस रोग के लक्षण सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे, बताया जा सकता है। मुख्य रूप से आपको इन रोगों में रोग कारक का पता होना चाहिए और फैलता किसके कारण है इसका पता होना चाहिए, क्लियर, बताया जा सकता है। आगे देखो इसके लक्षण, इसमें 80 से 90% मृत्यु दर होती है। अगर मान लीजिएगा ये 100 पशुओं में ये रोग फैल रहा है तो उसमें से 80 से 90 पशु मरना तो निश्चित है भैया, 80 से 90 पशु मरना तो निश्चित है, अर्थात इसकी जो मृत्यु दर है वो कितनी है, 80 से 90%। तेज बुखार होता है, 104 से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर हो जाता है। और अपन ने टेम्परेचर आपको बता ही रखा है, डिग्री में कैसे होता है, डिग्री सेल्सियस में कैसे होता है, फ़ारेनहाइट में कैसे होता है, अच्छी तरीके से जाइए। और शुरुआत की जो वीडियो है उनमें पशुओं का तापमान बताया हुआ है, उसमें आपको अच्छी तरीके से समझाया हुआ है, ठीक है। इसमें गले में सूजन आ जाती है, वह निमोनिया जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। अब गले में सूजन आ गई तो सांस लेने में तकलीफ तो होगी, पशु की सांस लेने में तकलीफ होती है, गुर गुर की आवाज सुनाई देती है। रोग उद्भव काल 1 से 2 दिन होता है, मुख्य रूप से 1 से 2 दिन में ये सबसे ज्यादा परेशान करता है। चलो भैया, इसके बाद ये बारिश में अधिक आर्द्रता की वजह से ज्यादा होता है। बैक्टीरिया क्या होते हैं, जितने भी अपन डिजीजों की बात करें, रोग ज्यादातर बरसात के समय सबसे ज्यादा होते हैं, सर्दियों में भी रोग कम होने की संभावना रहती है। लंबी दूरी की यात्रा करने के बाद गलघोटू रोग की संभावना अधिक, इस कारण उसे शिपिंग फीवर कहा जाता है। शिपिंग का मतलब क्या होता है,
लंबी दूरी तय करना, ठीक है। शिपिंग का मतलब अगर लंबी दूरी तय करके अगर कोई पशु आ रहा है तो उसमें इस रोग के फैलने की संभावना ज्यादा होती है, इस कारण इसको शिपिंग फीवर कहा जाता है। तो याद रखिएगा, शिपिंग फीवर किसको कहते हैं अपन, गलघोटू रोग को कहा जाता है। ओके, आगे अपन बात करते हैं, देखिएगा अपने प्रबंधन कि अगर पशु में गलघोटू रोग हो गया तो उसका आप उपचार किस तरीके से करेंगे। तो देखिएगा अपन उपचार की बात करते हैं। गलघोटू कंपोजिट ब्राथ वैक्सीन वर्षा प्रारंभ होने से पहले इसका टीका लगा दिया जाता है, ठीक है। गलघोटू कंपोजिट ब्राथ वैक्सीन का क्या लगा दिया जाता है, टीका लगा दिया जाता है। सल्फा समय की दवाएं भी उपयोग की जा सकती है ना, सल्फाडिमिडीन की गोलियां वगैरह हो गई, ठीक है। तो इनका प्रयोग इसके लिए किया जा सकता है। एचएस वैक्सीन का टीकाकरण का समय मई जून में क्या कर लिया जाते हैं, इसके टीके लगा दिए जाते हैं। अभी उसमें भी अपन ने टीके देखे थे कब लगाए जाते हैं, और प्रतिरोधक क्षमता 1 वर्ष तक होती है। तो इसमें भी जो एचएस वैक्सीन का जो टीका है वो कब लगा दिया जाता है भैया, मई जून में लगा दिया जाता है। बता सकते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये अपन गलघोटू का नियंत्रण कर सकते हैं। आगे अपन बात करते हैं, देखिएगा आगे आ जाता है लंगड़ी बुखार, ब्लैक क्वार्टर। आगे कौन सा आ जाता है, ब्लैक क्वार्टर या लंगड़ी बुखार इसको कहा जा सकता है। देखो इसमें क्या होता है, देखो ये जो पुट्ठा है, ये पशु का पुट्ठा है, यहाँ पे क्या हो जाता है, ब्लड, काला ब्लड पस या मवाद पड़ जाती है, और उसको अगर अपन दबाते हैं तो चुर चुर की आवाज आती है, इसलिए इस रोग को चुरचुरिया रोग भी कहा जाता है। कौन से रोग से जाना जाता है भैया, चुरचुरिया रोग के नाम से, जहरवाद से, क्योंकि यहाँ पे काला जहर भर जाता है इसमें लंगड़िया। अब आपको पता है कि पुट्ठों में, पशु के पुट्ठों में जहर भर गया, ठीक है, वहां पे पस या मवाद पड़ गई तो पशु लंगड़ा कर चलता है, इसलिए इसको लंगड़ी बुखार भी कहा जाता है। देखिएगा ब्लैक क्वार्टर की बात कर लेते हैं, इसके उपनाम की बात करते हैं, लंगड़िया, जहरवाद, चुरचुरिया, सुजवा और फड़ सर्जन इस रोग के अन्य नाम होते हैं। अब ये होता किसके कारण, इसका जो रोग कारक है वो कौन सा है भैया, कोलिस्ट्रीडियम सोवियाई नामक बैक्टीरिया। अभी अपन बैक्टीरियल डिजीज ही पढ़ रहे हैं भैया, ठीक है। तो जीवाणु के द्वारा ये रोग फैलता है, सोवियाई बैक्टीरिया के द्वारा ये रोग फैलता है। क्लियर, बताया जा सकता है कौन से बैक्टीरिया के द्वारा ये रोग फैलता है। तो कोलिस्ट्रीडियम सोवियाई इसका रोग कारक होता है, इसको फैलाने वाला होता है। अच्छी तरीके से बताया जा सकता है। चलो अब देखिएगा इसके आगे अपन बात करते हैं, वर्षा ऋतु में सर्वाधिक ये रोग सबसे ज्यादा कब फैलता है भैया, वर्षा ऋतु में फैलता है। 4 माह से 3 वर्ष तक अधिक प्रभाव दिखाता है। इस रोग का सबसे ज्यादा जो प्रभाव होता है वो 4 माह से लेकर 3 वर्ष तक सबसे ज्यादा होता है। प्रभावित पशु के अगले पैर या पिछले पैर का ऊपरी भाग सूज जाता है। सूज जाने का रीजन क्या है, वहां पे पस मवाद हो जाती है और उसमें हवा भर जाती है। हवा भरने के कारण जो उत्तक है अंदर वाले, जो उत्तक गल सड़ जाते हैं, गल सड़ जाने के कारण बदबूदार काला रक्त वहां से निकलना प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। दबाने से उससे कैसी आवाज आती है, चुरचुर की आवाज आती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, चुरचुरिया रोग कहा जाता है। देखिएगा प्रभावित पशु के अगले पैर या पिछले पैर के ऊपर का भाग सूज जाता है और उसमें हवा भर जाती है, उत्तकों में हवा भर जाती है, जिसे दबाने पर चुरचुर की आवाज निकलती है और काला बदबूदार रक्त निकलता है, काला बदबूदार रक्त निकलता है, इसलिए इसको ब्लैक क्वार्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, ब्लैक क्वार्टर कहा जाता है। मुख्य रूप से ये जो रोग है ये गाय में, भैंस में, भेड़ में, बकरी में दिखाई देता है, ठीक है। इसके नियंत्रण के लिए बीक्यू पॉलीवैलेंट वैक्सीन टीका मई जून माह में लगाया जाता है। बीक्यू का मतलब समझ रहे हो, ब्लैक क्वार्टर है ना, ब्लैक क्वार्टर पॉलीवैलेंट वैक्सीन टीका मई जून माह में लगाया जाता है। ज्यादातर पशुओं में मई जून माह में, गर्मियों के समय में टीके लगा दिए जाते हैं। देखो ये आपको मैंने इसकी फोटो में दिखा देते हैं अपन, ये देखिएगा, यहाँ देखिएगा, यहाँ ये देखो, ये जो मांसल भाग है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ के जो उत्तक है वो गल सड़ जाते हैं और काला बदबूदार खून एकत्रित हो जाता है। जब इस भाग को आप दबाते हो तो यहाँ से चुरचुर की आवाज आती है, इसलिए इसको चुरचुरिया रोग कहा जाता है। इसमें अपन क्या कर लेंगे, बीक्यू वैक्सीन का है ना, ब्लैक क्वार्टर वैक्सीन का पॉलीवैलेंट वैक्सीन टीका मई जून माह में लगा दिया जाता है। क्लियर, बता सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखिएगा, आगे आ जाता है मेस्टाइटिस। आगे कौन सा रोग आ जाता है अपना, थनैला। थनैला रोग क्या होता है भैया, इसमें जो अयन होते हैं, पशु के अयन क्या हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं, और पशु के अयन कठोर होने के साथ साथ उनमें से क्या है, जो दूध के साथ साथ ब्लड आने लग जाता है, ठीक है। इसके कारण इसको थनैला रोग, थन में होने वाला जो रोग है वो थनैला रोग ही होता है, ठीक है। इसके जो उपनाम है देखो, स्तनशोथ, गार्गेट, अयन का शीत कहा जाता है।
रोग कारक इसका कौन सा है? इंपॉर्टेंट, रोग कारक से ही आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। बार बार कह रहा हूं, सभी रोगों के रोग कारक आपको याद होना बहुत जरूरी है। रोग कारक की बात करें तो स्ट्रेप्टोकोकस एगलेकेसिया रोग कारक के कारण, ये बैक्टीरिया के द्वारा ये रोग फैलता है। स्ट्रेप्टोकोकस एगलेकेसिया नामक बैक्टीरिया के द्वारा ये रोग फैलता है। ये आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण या हानिकारक रोग कह सकते हैं, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा आर्थिक हानि होती है। क्लियर। अयन सूखना, इसमें जो अयन होते हैं, पशु के जो अयन होते हैं जहां से दूध बाहर निकलता है, वो कठोर हो जाते हैं, सूख जाते हैं। दूसरा, इस रोग का मुख्य प्रकोप मुख्य रूप से अधिक दूध देने वाले गाय और भैंस में होता है। जो दूध ही नहीं देगा उनमें होने का कोई कारण नहीं है, लेकिन ज्यादा दूध देने वाले पशुओं में यह रोग होने का कारण बन सकता है, ठीक है। देखिएगा आगे अपन बात करते हैं, यह रोग केवल मादा पशुओं में होता है। क्यों? क्योंकि अयन ही मादा पशुओं में होते हैं, तो रोग तो मादा पशुओं में होगा। क्लियर। दूध न देने वाले पशुओं में कोरिने बैक्टीरियम पायोजिनस द्वारा फैलता है। जो पशु दूध नहीं देता उनमें भी अगर अयन कठोर हो जाते हैं तो कोरिनोबैक्टीरियम पायोजिनस द्वारा ये रोग फैलना माना जाता है। विदेशी नस्लों में सबसे ज्यादा होता है ये रोग। सबसे ज्यादा किसमें होता है? विदेशी नस्लों में। दूध के साथ रक्त आना, दूध का फटा हुआ निकलना इस रोग के मुख्य लक्षण होते हैं। बताया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोग की पहचान हेतु परीक्षण, स्ट्रिप का परीक्षण किया जाता है। टीका, मस्टिवेक का इसमें टीका लगा दिया जाता है, मस्टिवेक्सिन का इसमें टीका लगा दिया जाता है। दूध पूर्ण हस्त विधि से निकालना चाहिए। देखो अपन क्या करते हैं, अगर अपन अंगूठा विधि से दूध निकालते हैं तो पशुओं के अयनों में गांठ पड़ जाती है। गांठ पड़ जाने के कारण धीरे धीरे जो दुग्ध सिराएं हैं वो बंद हो जाती है। इसलिए पूर्ण हस्त विधि का प्रयोग करना चाहिए, पूरे हाथ का प्रयोग करके दूध निकालना चाहिए। और अगर पशु के अयन छोटे हैं तो चुटकी विधि के द्वारा उनका दूध निकालना चाहिए, ठीक है। ये क्या होता है, ज्यादातर अपन अगर बात कर लें तो पशुशाला की अगर साफ सफाई नहीं होने के कारण क्या होगा कि वहां पे अपन अगर अयनों को दूध निकालने के बाद धोए नहीं, या दूध निकालने से पहले अयनों को धोकर अपन दूध नहीं निकालते, क्योंकि कुछ दूध क्या होता है अयनों पे लगा रह जाता है, जिसके सहारे बैक्टीरिया कहाँ चले जाते हैं, अयनों के अंदर चले जाते हैं और अयनों को कठोर कर देते हैं। ज्यादातर इसमें क्या हो जाता है, अयन का शीत इसको इसलिए कहा जाता है, या तो अयन जो होंगे वो शारीरिक तापमान से ज्यादा ठंडे हो जाते हैं या फिर गर्म हो जाते हैं, तो उन पे बर्फ वगैरह का सिकताव करके भी क्या किया जाता है, ये इसमें अपन बात कर लेते हैं। तो मेस्टाइटिस जो वैक्सीन आती है, मेस्टिवेक्स वैक्सीन आती है, उसके टीके लगाए जाते हैं, ठीक है। सीरम चढ़ाई जाती है ना, जो अयन होते हैं उनमें सीरम चढ़ाई जाती है। तो ज्यादातर ये साफ सफाई न होने के कारण भी फैल जाता है, ठीक है। अब दूध पूर्ण हस्त विधि से निकालने चाहिए। विटामिन के साथ सेलेनियम लवण खिलाना चाहिए। क्लियर। ये इसके लिए अपन उपयोग कर सकते हैं। अब आ जाता है आगे अपना फड़किया, ब्लैक को अपन इसको बात कर लेते हैं, एंथ्रोसोमिया रोग। ये देखो फड़किया में क्या होता है, फड़का होता है। फड़के का मतलब ये है अचानक से पशु में हार्ट अटैक आ जाता है और वो मर जाता है अचानक से। और ये ज्यादातर जो होता है वो भेड़ बकरी में देखने को आपको मिलता है। देखिएगा, भेड़ व बकरी में संक्रमण होने वाला ये रोग है, जिससे भेड़ व बकरी में बिना लक्षण प्रकट हुए अचानक मृत्यु हो जाती है। इसका जो रोग कारक होता है वो कौन सा बैक्टीरिया होता है, क्लोस्ट्रीडियम बैलेसियाई नामक टाइप डी जीवाणु। इसकी मुख्य प्रजातियां ए बी सी डी ई होती है। सबसे खतरनाक जो इस रोग की या इस रोग कारक की जो प्रजाति होती है वो कौन सी होती है, डी प्रजाति होती है। अगर और रोग इसमें और प्रजाति के द्वारा हो रहा है, क्लोस्ट्रीडियम बैलेसियाई की अगर और कोई सी प्रजाति है और उसके द्वारा अगर ये फैलता है तो उसका तो धीरे धीरे इलाज किया जा सकता है। लेकिन जो डी प्रजाति है वो अचानक से आती है और उसमें पशु की अचानक से मृत्यु हो जाती है। जैसे अपन कहते हैं ना, लो ये तो गया, अचानक से क्या हुआ, खड़ा खड़ा ही पशु गिर जाता है, उस रोग को कहा जाता है फड़किया रोग कहा जाता है। क्लियर। देखिएगा, इस रोग का अन्य कारण अधिक खाना भी हो सकता है। देखो अधिक खाने से क्या हो जाता है, आंत वगैरह फट जाती है, तुरंत मर जाता है। पैरों को साइकिल की तरह चलाना, पशु क्या करता है, पड़ जाता, आड़ा गिर जाता है और पशुओं को पैरों को क्या करता है, साइकिल की तरह चलाता हुआ दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि इतना पेनफुल होता है कि पशु सहन नहीं कर पाता उस समय, ठीक है। कमर धनुष जैसी हो जाती है। इसको अपन अपनी भाषा में धनक्याबाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धनक्याबाई कहा जाता है। क्लियर। उसमें पशु जीना संभव नहीं होता। वैक्सीन एंट्रोटॉक्सीमिया ईटी का टीका लगाया जाता है और ये टीका कब लगाया जाता है, फरवरी मार्च में लगाया जाता है। ये आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि ये टीका कब लगाया जाता है भैया, फरवरी मार्च में लगाया जाता है। आगे अपन बात करते हैं, देखिएगा इसके बाद
ब्रुसोलोसिस। ब्रुसोलोसिस की मैं बात कर लेता हूं तो इसका जो रोग कारक होता है वो होता है ब्रुसेला ओवरस, और ये भी एक क्या है, बैक्टीरिया है। 6 से 9 महीने के बाद गर्भपात होना, इस रोग का मुख्य कारण क्या है कि भैया 6 से 9 माह की उम्र के बाद गर्भपात हो जाता है। क्लियर। पशु का प्लेसेंटा अपने आप नहीं गिरता है, मतलब जो जे कहते हैं ना अपन, पशु ब्याने के बाद जो जेर होता है वो अपने आप नहीं गिरता है। ये पशुओं से मनुष्य में फैलने वाली बीमारी भी है। ये रोग क्या होता जाता है भैया, वैसे मेन तो अपना एंथ्रेक्स था, एंथ्रेक्स के बाद अगर अपन बात कर लेते हैं तो ब्रुसोलोसिस भी क्या हो जाता है, पशुओं से मनुष्य में फैल जाता है। वैक्सीन, ब्रुसेला वैक्सीन सिर्फ मादा पशु को लगाया जाता है। इसका जो ब्रुसेला वैक्सीन आता है वो मादा पशु को लगाया जाता है, क्योंकि ये मेनली होता भी किसमें, मादा पशु में ही फैलने वाला रोग होता है। आगे अपन बात कर लेते हैं। देखो अब आ जाते हैं अपने विषाणु जनित रोग। जो विषाणु जनित रोग है उनको अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे, तो अच्छी तरीके से आपको जो बैक्टीरियल जो डिजीज थे उनके बारे में देखना है। मैं अच्छी आशा करूंगा कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे, और प्रत्येक का रोग कारक के बारे में आपको अच्छी तरीके से देखना है, उसके सिम्टम्स क्या है और उसका अन्य नाम क्या है। सबसे पहले तो आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा यही पूछा जाता है कि भैया निम्न में से जीवाणु जनित, वायरस जनित या अपन कहे प्रोटोजोआ जनित रोग कौन सा है। ये क्या, पहला क्वेश्चन तो यहां से ये बनता है। दूसरा जिसमें से आपको पूछ लिया जाए, जैसे एंथ्रेक्स है, ठीक है, तो आपको पूछ लिया जाए कि एंथ्रेक्स रोग का निम्न में से कौन सा रोग कारक है, तो आपको रोग कारक का पता होना चाहिए। जैसे एंथ्रेक्स आ गया तो उसका रोग कारक अपन को पता है कि बैसिलस एंथ्रेसिस होता है, तो रोग कारक का आपको पता होना चाहिए। जैसे पास्चुरेला बोविसेप्टिका, बुबेली सेप्टिका ना रोग, जो बैक्टीरिया है उसके द्वारा फैलने वाला रोग का आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन को कैसे भी घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, बशर्ते बस आपको अच्छी तरीके से उस क्वेश्चन को देखना है। तो आज की क्लास में अपन ने जो पशुओं में होने वाले बैक्टीरियल डिजीज थे उनके बारे में पढ़ लिया, और इसके अतिरिक्त अपन ने पढ़ लिया कि बीमार पशु और जो स्वस्थ पशु होते हैं उनमें डिफरेंट क्या दिखाई दे सकता है। अपन कौन डिफरेंस को देख के बता सकते हैं कि ये पशु बीमार है कि ये पशु स्वस्थ है। इसके अलावा अपन ने इनका वर्गीकरण पढ़ा कि कौन से जीवाणु जनित है, कौन से वायरस जनित है, और कौन से प्रोटोजोआ जनित है, कौन से जन्मजात है, और कौन से भैया अपन कह सकते हैं कि उपापचयी क्रियाओं के द्वारा होने वाले रोग हैं। तो इनको अच्छी तरीके से अपन ने पढ़ लिया। कल की क्लास में अपन पढ़ेंगे वायरस जनित रोग। तो आज के लिए इतना ही काफी है, कल फिर मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ। आज के लिए धन्यवाद।